आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज 6। इससे पहले अपने टेस्ट सीरीज 5 तक अपने 5 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। टेस्ट पेपर फर्स्ट के लिए, टेस्ट पेपर सेकंड के लिए। कोई भी टेस्ट सीरीज की अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9828128420 पे आप मैसेज करें। मैं आपको टेस्ट सीरीज के जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए हम इसके आंसर जो है वो हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा। निम्न सी कोड के प्रोग्राम में आई की क्या वैल्यू होगी। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहली जो चीज है 0 1 2 प्लस 12 किया है। 0 आगे लगाने से मतलब वो वैल्यू जो है वो आपके ऑक्टल में बदल गई है। इस ऑक्टल वैल्यू को आपको पहले किससे बदलना पड़ेगा, डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो मतलब ये 2 जो है वो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा और 8 की पावर 0 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तब वो बनेगा 8 की पावर x की पावर 0 1 होती है, मतलब 2 आ जाएगा। और ये 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 1 कितना हो गया 9। 12 और 9 को आपको जोड़ना है तो आपका आंसर जो है इसमें आप जब जोड़ेंगे इसको तो आपका आंसर कितना बनेगा 22 बनेगा। तो उसको जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू है, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें और जैसे ही वो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसको 12 के साथ में क्या कर दे, ऐड कर दे। तो जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे 12 के साथ में तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि पहली जो संख्या है वो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हुई है। तो 8 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। 8 की पावर 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, 8 हो तो 10 होगा, 10 12 के साथ जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा 22 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हैज इंक्लूड एसटीडी रूट हैज डिफाइंड a 10। आपने a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 10 कर दी। यहाँ पर भी आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, a बराबर क्या कर दिया 5 कर दिया। देखिए एक बार जब कांस्टेंट की वैल्यू असाइन हो जाती है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को कांस्टेंट की वैल्यू के द्वारा भी दोबारा से बदला नहीं जा सकता। पहली बात तो सिंपल अगर कांस्टेंट की वैल्यू हो तो ये तो हमें पता ही है कि वो नहीं बदली जा सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से भी, ये भी कांस्टेंट बनाने का तरीका है और ये भी कांस्टेंट बनाने का तरीका है, उसकी नहीं बदला जा सकता, इस वजह से इसका एरर आएगा। नेक्स्ट देखिए सी कोड प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। जैसे इंट वैर 0 10 है, 0 आगे लग गया, वापस से वैसे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब ऑक्टल है, लेकिन आपको इसको किसे बदलना है, डेसिमल में बदलना है। मतलब ये 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये तो 0 बन ही जाना है, और ये 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही होगा, इसका मतलब इसका आंसर 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 4th नंबर अगर देखें इसमें लॉजिक स्पेस के साथ /r यूज किया है। मैंने कई बार आपको नोट्स में भी मैंने आपको कई बार कहा है कि आप कुछ टेबल्स इंटरनेट से लेकर बना लें, जैसे कि /r /n/t वाली टोकन की टोकन कौन कौन से टोकन होते हैं, इस तरह की चीजें आप लोग नोट डाउन उसमें करके रखें। डेटा टाइप का साइज क्या होता है, तो देखिए /r के बारे में इसने पूछा है तो /r जो है, /r का जो पूछा है इसकी वजह से क्या होगा, /r का मतलब होता है कैरीज रिटर्न और /n से जो होगा ये आएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो जब कैरीज रिटर्न होता है तो ये चीज आगे की तरफ आ जाती है। ये देखिए कभी आपने रट जरूर लिया होगा लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं समझा होगा, तो ये एक तरह से बन जाएगा क्लास स्पेस। तो 4th का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3rd आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अभी इसी को आप एक बार समझ लीजिए फिर इसी को वापस से सॉल्व करने की कोशिश करना, और ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा मेरे मोबाइल नंबर पे, आप जैसे व्हाट्सएप करेंगे तो आंसर आप यहां से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है 5 नंबर क्वेश्चन वही सेम उसी तरह से इसने कहा इस बार, लेकिन /n जो है ये इसने 2 बार लगा दी। /n 2 बार लगाने से क्या हुआ, आपको पता है कि पिछली बार तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो गया था, लेकिन इस बार /n 2 बार लगा दिया है। देखिए यहाँ पर /n 1 बार ही लगा हुआ था, पूरा उसके ऊपर ओवरराइट होके गया था। इस बार इसने पहले /n लगा दिया तो लाइन चेंज हो गई, और लाइन चेंज होके क्लास अगली लाइन में आएगा उसी कतार के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये C++ के क्वेश्चन है आपके, और C++ के क्वेश्चन के अंदर देखिए पहला ही कह रहा है कि
किसका उपयोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए लिया जाता है? अब देखो C++ में और जावा में एक बेसिक सी बात आप ये समझिएगा कि जावा में तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं C++ की तो उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अब 7वें नंबर के लिए बात करते हैं तो कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है? 7वां नंबर कह रहा है कि एक क्लास जो होती है उसका इंस्टांस एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टांस क्लास का होता है। ये बात ज्यादा सही है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के द्वारा बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब देखिए आगे ये कह रहा है कि प्रोग्राम के सेगमेंट का आउटपुट बताओ। क्लास टेस्ट इंट एक्स, मेन आपने लिखा टेस्ट टी, टेस्ट के साथ आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ टी डॉट एक्स करके आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। जी नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते भाई, कैसे कर लोगे? ये जो है ये आपकी C++ है, इसमें वेरिएबल प्राइवेट टाइप के होते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब 8वां जो है 8 नंबर जो है का एरर कंपाइलर एरर आएगा। बट इफ इट इज जावा, अगर ये जावा होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस कर लेता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फ्रेंडली होता है, बाहर एक्सेस हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इनमें से कौन सा सही है? ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास, ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास शेयर ऑल डेटा मेंबर, नहीं सारे शेयर नहीं करते। ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास डू नॉट शेयर नॉन स्टैटिक मेंबर, सही बात है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी, सही बात है, सबकी अलग अलग कॉपी होती है, उसी को तो हम लोग इंस्टांस कहते हैं, तो कैसे शेयर कर लोगे? सही है। अगला नंबर देखते हैं, 10वां नंबर देखें, 10th नंबर देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, इससे पता लग रहा है जावा का क्वेश्चन। और देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्लास डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में जो कंपाइलेशन एरर का कारण बनती है, तो करेक्ट आंसर का चुनाव करें। सही कारण क्या है इस एरर का? तो देखिए सबसे पहली लाइन जो है C बराबर A कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया, I बराबर आपने C कर दिया। I क्या है? इंटीजर टाइप का है, और उसमें तुम कैरेक्टर डालने की कोशिश कर रहे हो, नहीं डाल सकता ना भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो स्टोर कर तो सकता है, लेकिन करने से उसको टाइप कास्टिंग की जरूरत, देखो कैरेक्टर छोटा डेटा टाइप है और इंटीजर बड़ा डेटा टाइप है। तो देखो दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, एक इम्प्लीसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। उसमें छोटा डेटा टाइप बड़े में जा सकता है, तो इंटीजर का साइज बड़ा है, स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से लाइन नंबर 3 की अगर बात करें तो I+1, अब आपने उसमें इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करके इंटीजर की वैल्यू को C में डाल दें। C किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का। हाँ, ये नहीं हो सकता। मतलब एक बेसिक सी बात है कि छोटे डेटा टाइप को तो बड़े में बदला जा सकता है, बट जो बड़ा डेटा टाइप है उसको छोटे में बदलने के लिए आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर जो होगा, वो होगा अपना लेबल 3। लेबल 3 गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब क्लास को कंपाइल एग्जीक्यूट किया जाता है कंसोल पर क्या प्रिंट होगा? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर क्या है 11 नंबर के लिए? 11 नंबर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 नंबर का आंसर जो है, आप देखिए सबसे पहले बुलियन, आपने टी को ट्रू किया। बुलियन जो वेरिएबल होता है वो जावा के अंदर होता है, और ट्रू को इन्होंने एंड ऑपरेटर के साथ में यूज किया है I++ करके। I++ करके उसके साथ यूज किया। I की वैल्यू कितनी है? 0 है, और 0 0 के इक्वल है क्या? अगर दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा बी में। लेकिन मेन चीज ये है कि इसमें प्रिंट क्या हो रहा है? I हो रहा है। I जब प्रिंट हो रहा है तो आपको I पे कंसंट्रेट करना है कि I की वैल्यू क्या बनेगी। अब देखिए I की वैल्यू 0 थी, और यहां पर I की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि I जो है 0 इसके इक्वल है 0 के, तो ये बात भी ट्रू होगी, इधर ये भी ट्रू हो गया। लेकिन अगर पहली वैल्यू फॉल्स निकल गई, जैसे यहां अगली बार F जो है वो फॉल्स निकल गया, तो एंड गेट का रूल होता है कि अगर पहला ट्रू होता है तभी अगली कंडीशन को देखता है। जब उसने अगली कंडीशन को देखा तो 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन अगली बार जब है उसने F तो था फॉल्स था, तो अगली कंडीशन देखने का मतलब ही नहीं निकलता। इस तरह के क्वेश्चन पाइथन में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं मेरे,
तो आप देखेंगे 11 का आंसर जो है वो होगा 2, 1 होगा आपका आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि i बराबर 0 है, बुलियन t बराबर ट्रू है। देखो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, वापस वही बात है, लेकिन बीच में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर तो कहता है मैं तो दोनों चेक करूंगा। इसका मतलब जब दोनों चेक करेगा तो इससे तो एक बनना ही बनना, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर 2 को जोड़ रहा है ना, तो इसने 2 को जोड़ा, तो इसका आंसर जो है 12 नंबर का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2 और उसके साथ जोड़ने के बाद 3 बनेगा। ये आंसर आपका मिस प्रिंट हुआ है, पूरा क्लियर छपा हुआ नहीं है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द्विनिवेश, मतलब द आउटपुट ऑफ बाइनरी ओर गेट विल बी 0 ओनली व्हेन इट, मतलब बाइनरी और आउटपुट का आउटपुट 0 कब हो सकता है। सिंपल सी गेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब दोनों 0 होते हैं तभी आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से एंड गेट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे कि ये कह रहा है कि कैसे कहाँ इसके इक्वल रहता है, तो एंड गेट हमेशा एक आपका सीरीज होती है स्विचिंग सर्किट की, इक्विवेलेंट होती है, कंटिन्यूअस काम करती है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स में अपने नहीं है, कि ये जो है एक इक्विवेलेंट होती है, स्विचिंग सर्किट के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट ये देखिए, निम्न में से संकेत है किस चीज का, विच इज द फॉलोइंग इज ए साइन, ये किसका, नोट गेट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। देखो वो तो फिर भी लिखने लायक था, आपका नोट्स में भी नहीं है अपने। 15वां नंबर जो है वो उसका आंसर हो जाएगा बी, नोट का है। छोटे से छोटे बच्चे को भी इस चीज का नॉलेज रहता है जो पढ़ रहा है बेसिक बातें। और उसके बाद में ये कौन सा गेट है, मतलब मार्क्स आपको सीधे दिए हुए, एक तरफ से समझो कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो इसमें सीधे आपको आंसर मिल रहा है। एंड इसी तरह से आपका जो 70 नंबर है ये कौन सा गेट है, और गेट है। मतलब ये समझो कि ये मार्क्स तो आपके हिलने ही नहीं चाहिए थे। और ये 90 नंबर है, ये आपका कौन सा गेट है, नैंड गेट है। ऊपर आंसर नहीं है, क्रॉस हो गया, कट गया है, कोई बात नहीं, नैंड गेट। अब अगली शुरू होती है जावा। जावा में अगर बात करते हैं तो 20 का आंसर क्या है, 20। जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पता है, कल ही नोट्स में लिखवाया आपको। 21 की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि कहां और कब बनाया गया था। देखिए ये जो सिंबल जो है ये आपका एंड का है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नोट जो है आगे की तरफ चला गया, तो ये एक तरह से नैंड गेट है। और ये जो है ये और गेट है, और इसका ये नोट अगर इसको मानते हैं, ठीक है, इक्वेशन तो गलत लिखी हुई है, प्लस होगा इसमें। और ये आपका कौन सा गेट है, नोर गेट है। अब इसको जावा में कब बनाया गया था, 1991 में। मैंने आपको बताया था जावा का जो पुराना जो नाम है 23 का जो आंसर है, पता ही है सबको, ओक नाम है, OAK। तो 22 का जो आंसर है वो होगा आपका C। और 23 का जो आंसर है वो ये कह रहा है कि जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है। जावा पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड रन होती है, एक ही नहीं, ये गलत आंसर है। सही आंसर है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब 23 का जो आंसर होगा वो होगा केवल एक। जार का पूरा नाम, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जावा आर्चिव। और ज्यादातर पूछा भी जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हुए भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए पाइथन के बारे में बात करते हैं। 25 नंबर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की थी। कल के नोट्स में ही मैंने जब पाइथन दोबारा से रीस्टार्ट किया उसमें ही कल बताया था, गुइडो वॉन रॉसम ने। अब देखिए किस प्रकार की प्रोग्रामिंग पाइथन को सपोर्ट करती है। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग है, ऑल ऑफ द अबव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है पाइथन। कल C++ जब शुरू करी थी उसने बताया था आपको। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, टपल पाइथन प्रोग्रामिंग का केस डेटा है, सही है बात। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि जब आइडेंटिफायर के साथ डील किया जाता है पाइथन केस सेंसिटिव होती है। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, नहीं होती, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ही नहीं। तो केवल फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 28 का देखिए, निम्न में से कौन सा पाइथन का सही एक्सटेंशन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, .py एक्सटेंशन। उसके बाद में 28 के बाद में 29 देखिए, पाइथन के सभी कीवर्ड होते हैं, किस प्रकार के कीवर्ड होते हैं,
जो 9 है हमारा, 29 जो है, देखो बी और सी दोनों ही सेम है, ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई है, गलत प्रिंट हुआ है। 29 में अगर आप देखें तो 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ द अबाउट, डी, ये हो जाएगा डी 29 का आपका। इसी तरह से क्योंकि ना तो सभी कीवर्ड कैपिटल में होते हैं, ना लोअर केस में होते हैं, ना अपर केस में होते हैं, निम्नलिखित से पाइथन एक्सप्रेशन का मान क्या होगा 30 का। अब देखें 30 जो है उसमें 4 + 3 मॉडुलस 5 आपके दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि पाइथन एक्सप्रेशन का मान इसमें से क्या होगा। तो आपको एक नॉर्मल सी बात यही समझनी पड़ेगी 30 के अंदर कि पहले आप इसको क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो आप देखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो मॉडुलस जब आप देंगे तो इसका 3 आएगा, क्योंकि अपने से बड़ी संख्या से जब डिवाइड होता है तो वो सेम ही आंसर बनता है, मतलब 3 बनेगा। 3 4 के साथ जुड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, इन HTML वर्जन 5 31 का ये कह रहा है कि HTML वर्जन 5 एलिमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर मार्किंग ऑफ द टाइटल्स ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक, मूवी और बुक्स। मतलब इस तरह की चीजें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसको अपने कहते हैं साइट। ये साइट एक अलग सा ऑप्शन है, टैग है, आप नोट डाउन भी कर लेना, नोट्स में भी नहीं होगा शायद, लिख ले आप अभी के अभी कि आर्ट्स, म्यूजिक, मूवी और बुक्स के लिए किसका यूज किया जाता है, टैग का, साइट टैग का यूज किया जाता है। लगभग सभी टैग मेरे लिखवाए हुए हैं। उसके बाद देखो 32 में देखे, 32 में ये कह रहा है कि is a challenge response mechanism to ensure that on other side of a person responding and not a machine। ये कह रहा है कि हमें कंफर्म करना होता है कि दूसरे साइड की जो मशीन है वो हमें रेस्पॉन्स दे रही है कि नहीं दे रही, कहीं वो मशीन है या इंसान है, इसके लिए कैप्चा लगाया जाता है। आपसे कई बार वो अलग अलग धुंधले से शब्द और पूछते हैं, वो इसी के लिए होते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं, मशीन को चेक करने के लिए कैप्चा होते हैं। 33 देखे, 33 में कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। सही है बात कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास इज शेयर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर होते हैं, मतलब स्टैटिक डेटा सभी जगह शेयर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 34 का, अब इसमें अलग अलग चीजें पूछी है, तो एक कई बार मैं पढ़ाते वक्त भी आप लोगों को कई बार बताता हूं कि आप एक लिस्ट उतार लीजिए और उस लिस्ट में आप अभी नए ब्राउजर कौन से आ गए हैं, नए सर्च इंजन कौन से आ गए हैं, नए एंटीवायरस कौन से हैं, ये बुक्स वाला नहीं चलेगा। नॉर्मली मैं कहता हूं कि इंटरनेट नहीं देखना, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेट से देखकर पूरी नई लेटेस्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब इसका मैं आंसर ही आपको सीधा बता रहा हूं, 34 का जो आंसर है वो बी है। उसके अंदर पहला जो है उसका आंसर सी है, मतलब एक बैदू सर्च इंजन है। इसी तरह से अलीबाबा जो है दूसरे का डी है, ऑनलाइन शॉपिंग है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है ए है अगले का, ए मतलब लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग है। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, फोर्थ का क्या है, ई है, एक वेब ब्राउजर है। और एयरमेल, एयरमेल देखिए अब नई चीज है तो उसको अपने क्या करें, ईमेल का तरीका है। ये मैं आपको कहा भी था कि अभी 2 मिनट पहले कि आप इस तरह की लिस्ट जो है वो बना के रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन मैंने क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप देखिए बुलियन एक्सप्रेशन पे है, और इसमें देखिए एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार 35 का जो है, और इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिव एक्सक्लूसिव नोर गेट, एक्सक्लूसिव एक्स नोर ऑपरेशन। एक्स नोर ऑपरेशन में क्या होता है, एक्स नोर ऑपरेशन में क्या होता है, ये पूछ रहा है। 35 का जो आंसर है वो आपको इसमें से ढूंढना है। एक्स और का जो नोर ऑपरेशन है 35 का, एक तो ये तो है ही है, ये इक्वेशन बनती है क्योंकि जो दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं तभी 1 आता है और अदरवाइज नहीं आता। तो ये बन जाएगा ए बार बी बार और ये बन जाता है ए बी, यहाँ पे एक्स वाई और एक्स बार वाई बार, ये तो है ही है आपका। और इसी तरह से ये एक्स और को क्या कर लिया आपने, अपोजिट कर लिया, तो इसका आंसर आपका ये बी हो गया, ये नहीं होगा, अपोजिट में इसने फर्स्ट को अपोजिट किया है, इसका आंसर क्या है, बी इसने आंसर आपका दिया हुआ है।
तो ये वाला तो हो गया एक्स वाई और एक्स बार वाई बार, इस तरह से हो गया। अब इसमें आपने सम निकाला है 16 का, तो पहले आप इसको हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल में सीधा इसको ऐड किया हुआ है, तो हेक्साडेसिमल ऐड करना मैंने ट्रिक आपको सिखाई थी कि ए है और बी है, उसको आप जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे तो ए का मतलब 10 है, बी का मतलब 11 है, 10 और 11 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 11 जब आप जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 में से आपको 16 माइनस करने हैं, 21 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 आपका बचेगा। तो 5 वाला सीधा आंसर आप जो है 36 जो है वो आप, अब देखिए इसका एडिशन जो होगा उसका रिजल्ट कैसे आएगा, देखो ए और बी 21 और 16 जुड़ेंगे, सॉरी ए और बी जुड़ेंगे, उसका रिजल्ट 21 आएगा, क्योंकि ए का मतलब क्या है 10 है, बी का मतलब 11, 21 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। आगे एक आपकी कैरी जाएगी, 7 और 1 कितना आएगा 8, 8 और 5 13 होता है, और 13 का मतलब डी होता है। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो नेट पे ऑनलाइन इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर दिए हुए जो हेक्साडेसिमल को ऐड करते हैं, जैसे 87 का ए और 20 आपने इस तरह से जोड़ा और इस तरह से इन्होंने आंसर के अंदर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी 85 आएगा, मिस्टेक है इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है, अपने 37 नंबर की बात करते हैं। 37 जो है उसका जो है, उसने कहा कि वी लव बीएसएफ वेरी मच विद ए टूल फॉर द वर्ड बीएसएफ, तो कह रहा है उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। तो देखो हमें ये लिखना है, बीएसएफ को शॉर्टकट में लिखना है, और वो ये चाहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर्म की फुल फॉर्म उसके अंदर आ जाए, जैसे वो कह रहा है। तो ये टाइटल आपने दे दिया, बीएसएफ बीच में लिख के उसको एब्रीविएशन बना लिया। तो एबीबीआर टैग का जो मैटर है वो जरूर आप चेक करें, मैंने लिखवा भी रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 37 का। 38 में देखें, 38 में कह रहा है कि अगर आपको रिलेशन स्कीमा यूज कर रहे हैं आर, whenever नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह से रिलेशन आर एक्स इज ए सुपर की ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर इज इन, तो ये कह रहा है कि सुपर की किसके अंदर रिलेशन रखती है, तो इसका आंसर जो है ये किसके अंदर आपके आंसर दे रही है, बीसीएनएफ के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीसीएनएफ इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो इस रिलेशन स्कीमा है व्हेनेवर नॉन ट्राइबल रिलेशनशिप, तो मैंने आपको डेफिनेशन और दिखाई भी है कि कौन कौन से कारण होते हैं जो बीसीएनएफ को सिलेक्ट करते हैं, वो उसके अंदर नॉन ट्राइबल रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, बीसीएनएफ हो जाएगा। अब 39 की अगर बात करें, इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशन इन डेटाबेस चूज ए फॉल्स स्टेटमेंट, 39 में कह रहा है कि गलत चीज क्या है। तो इसमें आप देखो देयर कैन बी मोर देन वन सुपर की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैंडिडेट की जो है वो सुपर की से कम होती है, उनमें से सिलेक्ट होती है, और सी जो है वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डिजाइन्ड एज ए प्राइमरी की, पता ही है कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की सिलेक्ट होती है। वैसे तो चौथा ही बच रहा है, प्राइमरी की इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन और मोर एट्रीब्यूट फ्रॉम ए कैंडिडेट की, ये कह रहा है कि प्राइमरी की होती है उनमें से कई एट्रीब्यूट हटा के फिर प्राइमरी की बनती है, तो ये आपका आंसर क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सर्च करना था। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर कह रहा है कंसीडर वीक एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, क्या उनके बीच में बाइनरी रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है ये 40 के लिए, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, वन टू मैनी हो गया, जब एक का कईयों के साथ कार्डिनेटेड रिलेशनशिप आपका यही शो होता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज है 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुल एडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एम बिट पैरेलल एडर, ये फार्मूला है आप लोग नोट डाउन कर लेना, m-1। तो आप अगर पैरेलल एडर जोड़ रहे हैं और फुल एडर आप जोड़ रहे हैं तो उसमें एक कम की जरूरत आपको पड़ती है, तो m-1 हो जाएगा अगर m बिट पैरेलल ऑर्डर आप बना रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको नोट्स के अंदर। इसी तरह से इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, डायनेमिक रेस हजार्ड प्रॉब्लम कैसे आ रही है, 42 नंबर जो है उसके अंदर ये रेस हजार्ड प्रॉब्लम भी अपने नहीं है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेना कि इसकी वजह से नहीं आती है, कॉम्बिनेशन सर्किट से, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव है, ठीक है।
तो डायनेमिक रेस की कंडीशन ना बने, मतलब सब जने अपना काम पूरा करना जब जहां कोशिश करते हैं उसको हम लोग डायनेमिक रेस कंडीशन कहते हैं, और उसमें ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम लोग दो प्रकार के सर्किट यूज करते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और एक जो होता है वो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में 43 है। 43 के अंदर आप देखिए, ए फुल एडर लॉजिक ए शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड, जो शिफ्ट रजिस्टर है कैन बी यूज्ड फॉर, शिफ्ट रजिस्टर किस काम में आता है? सीरियल को पैरेलल बनाने के लिए, पैरेलल को सीरियल बनाने के लिए, डिजिटल डिले लाइन, तो तीनों काम के लिए शिफ्ट रजिस्टर यूज में आता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना इसके अंदर कि सीरियल को पैरेलल बनाना हो या पैरेलल को सीरियल कन्वर्ट करना हो या डिजिटल डिले करवाना हो, तब आप शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग लेते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है 44 के बारे में देखें। 44 में है, ए फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव, फुल एडर जो होता है उसमें आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हो, नोट्स पढ़े होते हैं, एक तो हाफ एडर होता है जिसमें 2 इनपुट होते हैं, और फुल एडर में कितने इनपुट होते हैं? 3 इनपुट होते हैं, आउटपुट हमेशा 2 ही रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 45 है। 45 की अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंस सर्किट कौन सा है? काउंटर है और एक फ्लिप फ्लॉप है, ये दो ही सीक्वेंशियल सर्किट है। बाकी सबके सब कौन से सर्किट होते हैं? लगभग कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, जैसे एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब चीजें, एडर। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज, फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दो आउटपुट आते हैं, क्यू आता है और एक क्या आता है? क्यू डैश आता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 47 है, ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट, जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या विशेषता होती है? आपको पता होगा, बीच में इन्वर्टर लगा होता है, चेंज इन इनपुट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होता, चेंज इन आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ स्लेव इज अफेक्टेड, मतलब जब लास्ट में मास्टर जो आउटपुट है वो करके प्रोसेस करके स्लेव को देता है और फिर जो स्लेव है वो हमें आउटपुट इसके अंदर देती है। तो 47 का 2 हो जाएगा। आरएस लैच क्या है? आरएस लैच क्या है? आरएस लैच मतलब आरएस फ्लिप फ्लॉप की बात चल रही है, कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है, ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में नहीं है। 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, तो 48 का 3 सही है, 1 बिट का मेमोरी एलिमेंट है ये, और डिले एलिमेंट के लिए तो डेटा फ्लिप फ्लॉप होता है या डी फ्लिप फ्लॉप होता है। फिर है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, लो जेके, लो जे, लो के, मतलब 0 0 प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? 49, कोई प्रकार का बदलाव उसके अंदर नहीं होता, नो चेंज, आरएस फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा शुरुआत में। और फिर नेक्स्ट चीज है, डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू ए टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग, जो डेटा का जो कोड है वो स्पेशल से इसके अंदर आपके चेंज करना होता है। तब आपको अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था शिफ्ट रजिस्टर, और आपको कहा भी था कि उसको नोट कर ले कि शिफ्ट रजिस्टर के क्या क्या काम होते हैं, सीरियल को पैरेलल बनाना, पैरेलल को सीरियल बनाना, और इसके अलावा आपके जो भी कोड है डेटा को उसको बदलाव करना, ये भी आप उसमें नोट कर लेना। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है 51 क्वेश्चन के लिए बात अगर हम लोग करते हैं डिस्कशन, तो देखिए 51 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज ए फ्री फ्रॉम रेस अलाउंड प्रॉब्लम, रेस अलाउंड प्रॉब्लम से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो फ्री रहता है? तो आपका जो 51 जो है उसका आप हमेशा ध्यान रखना कि ये दो ऐसे फ्लिप फ्लॉप है जिनके अंदर रेसिंग कंडीशन नहीं आती, इसीलिए तो आरएस फ्लिप फ्लॉप के बदले हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप या मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। डी और टी जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक इनपुट लेते हैं, टी केवल क्लॉक पल्स की तरह काम करता है और डी डेटा की तरह काम करता है। तो ये दो ही फ्लिप फ्लॉप रह गए, और आरएस की कमियों को सुधारने के लिए ही मास्टर स्लेव और जेके फ्लिप फ्लॉप आपका यूज होता है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। और 52 जो है उसके अंदर देखिए, आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन, आपको पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट में एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या होता है? इनपुट की तरह काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, मतलब जो दोनों के दोनों, एक का जो प्रेजेंट जो आपका है वो पास्ट जो इनपुट है उसके थ्रू आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, डिपेंड्स करता है आपके पुराने वाले इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं 53 में देखिए
53 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच का क्या एडवांटेज नहीं है? तो सिक्योरिटी बढ़ा देता है, सही है बात। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिपीटेशन को कम कर देता है, सही है बात। एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा, मतलब जो उससे संबंधित डेटा है वो ढूंढने का काम करता है, ये इसका काम नहीं है। तो 53 जो है, मतलब ये देखिए 3 कारण हो गए। देखो, एक तो इंक्रीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, डेटा रिपीटेशन को कम करता है, एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा। अच्छा, ये कह रहा है कि जो भी रिलेटेड डेटा है वो कौन कौन से है उसको ये एक जगह पे इस्तेमाल करता है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो कोई ऐसा इसमें गलत आंसर आपका नहीं है। तो तीनों ही काम किसके होते हैं, डेटाबेस के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रो ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड। सिंपल सी बात है कि जो रो है किसी भी रिलेशन के 54, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके टपल कहलाते हैं। सबको नॉर्मल आदमी को भी ये बातें पता है। 55 का देखें, ठीक है, इन ए रिलेशन डेटाबेस दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टॉपिक इनटू रो एंड कॉलम। ये कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइज करना है आपको इंफॉर्मेशन को, सिंगल टॉपिक को, रो और कॉलम के लिए। तो 55 का जो है आंसर जो है वो आपका है, 55 का आंसर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, रो और कॉलम से मिलके क्या बनती है, टेबल ही बनती है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। 56 को आप देखिएगा, 56 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अलाउ साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द मल्टीपल फाइल्स, कैन डू मोर देन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को मैनेज कर सकता है, मल्टीपल फाइल पे काम कर सकता है, इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डेटा इन ए सिंगल फाइल, जो आपका एक तरह से प्रोग्राम है जो कि सिंगल फाइल को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। तो मैं प्रोग्राम नहीं है डेटाबेस जो कि मैनेज कर रहा हूं सिंगल फाइल के रूप में। आपका जो 56 जो है उसका आंसर ये सही है आपका, मल्टीपल फाइल को एक्सेस कर सकता है। और दूसरा भी आंसर सही है कि रिकॉर्ड को मैनेज कर सकता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को। अब देखिए 57 का देख लेते हैं। 57 जो है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटाबेस। प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी किसी भी डेटाबेस की क्या होती है? तो देखो, पहला कह रहा है इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ ए लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जो भी आपके लॉजिकल रिकॉर्ड है उनका कलेक्शन जो होता है। कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू ए कॉमन पूल डेटा रिकॉर्ड, मतलब उसका एक कंसोलिडेट बना लेता है, कॉमन रिकॉर्ड बना लेता है टेबल के रूप में। और इसी तरह से तीसरा कह रहा है डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी गोल ऑफ ए डीबीएमएस, डीबीएमएस का प्राइमरी गोल क्या है ये आपको देखना। अब देखिए 58 में कह रहा है कि प्राइमरी गोल डीबीएमएस का क्या होता है। तो 58 का है, सिंपल सी बात है कि आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं यूजर को, सूचना को स्टोर करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। और नेक्स्ट जो चीज है 59 देखिए, एक गुड कैंडिडेट फॉर ए प्राइमरी की इज ए डेटाबेस वुड बी, क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि अच्छी कैंडिडेट की जो है किसी प्राइमरी की के लिए क्या हो सकती है। तो 59 का जो आंसर जो है, जैसे कि लास्ट नेम कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकती, बर्थ डेट भी नहीं बन सकती, एम्प्लॉय की पोजीशन जो है वो भी नहीं बन सकती। तो आईडी जो होती है वो लगभग प्राइमरी की है वो बनती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो है 60 नंबर देखिए क्वेश्चन, द डेटाबेस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है? तो हमें पता ही है, हम लोग अलग अलग तरह की डेटाबेस पढ़ते हैं, हिरार्किकल भी है, नेटवर्क भी है, रिलेशनल भी है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ज्यादा ध्यान बाद में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे ही देते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज आता है, जिसमें हम लोग रो टपल उसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर, तीन आपने एक टेबल के अंदर फील्ड ले रखे हैं 61 में। और उसमें इसने कहा है कि हेयर कोर्स आईडी आपके सेक्शन आईडी हो गया और सेमेस्टर हो गया, इसमें से कौन सी चीज क्या है, पहला फिल करना है, फिर कोर्स क्या है ये फिल करना है। तो 61 में देखिए, ये सारे के सारे एक तरह से आपकी क्या है, एट्रीब्यूट है, ना कि रिलेशन है। तो ये तो एट्रीब्यूट तो होएंगे। और उसके बाद में कोर्स इजे, कोर्स देखो टेबल का नाम है, और टेबल को डीबीएमएस में क्या बोला जाता है, रिलेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया। फिर ये कह रहा है कि इन रिलेशन डेटाबेस मॉडल आफ्टर
conceptually designed your database, the information content in a single class would be stored in it. मतलब ये कह रहा है कि जो डेटाबेस कंसेप्चुअली आप लोग डिजाइन करते हैं उसे एक सिंगल क्लास के रूप में अगर आप स्टोर करते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, तो वो चीज आपकी क्या होगी, टेबल आपकी आंसर हो जाएगा, इसका टेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63, देखिए 63 में इन द रिलेशन मॉडल ए कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज, ये कह रहा है कि रिलेशन मॉडल में कार्डिनलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो 63 एक बेसिक सी बात है, नंबर ऑफ टपल को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन हम लोग कहते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मशीन इंस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर जावा इंटरप्रेटर, इसमें कह रहा है कि जो मशीन की जो इंस्ट्रक्शन है, जावा के क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय मशीन दैट इज रनिंग ऑन द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम पे ऐसी कौन सी चीज है जो सीधी रन हो जाती है, पता ही आप जावा में पहले जावा सी से उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने से वो बाइट कोड बनाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाइट कोड, जिसको हम सीधा रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है 65 देखिए, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए मेंबर, 65 9.6352 आपने लिया है, ये किस प्रकार का डेटा है। जावा में हमेशा ध्यान रखना है ये डबल टाइप का होता है, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो आगे एफ लिखा जाता है। इसी तरह से जावा का कीवर्ड कौन सा है, 66 देखे, 66 जावा का कीवर्ड बुलियन है, इंट होता है, इंटीजर नहीं होता है, एरे नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, प्रोटेक्ट नाम का कीवर्ड नहीं है, प्रोटेक्टेड नाम का कीवर्ड है। 67 देखे, 67 जो है वो कह रहा है विच आइडेंटिफायर इज इनवैलिड, कौन सा आइडेंटिफायर है जो इनवैलिड है। देखिए ये अंडरस्कोर लगा सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, डॉलर जावा में यूज कर सकते हैं। सेट फ्लो एक कीवर्ड है, इसका यूज नहीं किया जा सकता, सेट फ्लो स्टेटमेंट जो है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो है वो है 68 नंबर, आप देखें 68 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असाइन टू ए कैरेक्टर वेरिएबल, निम्न, तो अब इसके अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जावा का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप 69 में कौन सा नहीं है, तो लॉन्ग डबल जावा के अंदर नहीं होता है। और पहले वाला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असाइन टू ए कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल को क्या चीज असाइन की जा सकती है, हैश भी यूज हो सकता है, डू है, जो भी सिंगल कोर्स में लिखा हुआ है लगभग सारे के सारे कैरेक्टर टाइप के ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है 70 में पूछा द नंबर ऑफ बाइट्स नीडेड एज ए स्टोर ए नंबर ऑफ डेटा टाइप डबल इज, जो डबल डेटा टाइप है वो कितना उसको स्टोर कर सकता है, कहां तक उसके उनको बाइट्स की क्या है वो जरूरत पड़ती है। तो 17 का आंसर है 8 की जरूरत पड़ती है। ये कह रहा है कंपाइल पे डिपेंड करता है, जेवीएम पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, 8 जरूरत पड़ती है। के बाद ये 71 है इनर क्लासेस आर, जो भी आपकी इनर क्लासेस है वो क्या होती है, एक के अंदर एक जो क्लास होती है उसको हम लोग नेस्टेड क्लास भी कहते हैं। उसके बाद में आपके 72 नंबर है इज द मैकेनिज्म इन जावा थ्रू विच क्लास नेम स्पेस इज पार्टीशन इनटू मोर मैनेजेबल चंक्स। ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो क्लास के नेम स्पेस को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है उसको समझने के अकॉर्डिंग। तो 72 का जो आंसर है वो आपका पैकेज है, पैकेज आप इसीलिए बनाते हैं ताकि उनका अलग अलग आप क्या बना सके, ग्रुप बना सके। 73 देखे, 73 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डोंट ऑलवेज इवैल्यूएट ऑल देयर ऑपरेंड्स, ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसको सारे के सारे ऑपरेंड को इवैल्यूएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये वही सेम चीज है जैसे एंड हो गया और ये कंडीशनल ऑपरेटर हो गए, और ऑपरेटर हो गए, ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे की कंडीशन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और 74 है इन ए स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट का लास्ट नेम एड्रेस एंड फाइनल कोर्स ग्रेड वुड ऑल बी क्लासिफाइड एज व्हाट। तो अगर आप इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं तब आप उसको क्या कहते हैं, तो ये एक तरह से उसकी क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। अगर आप उसको हाइड करके रखते हैं, प्राइवेट बना के रखते हैं तो वो डेटा हाइडिंग कहलाती है। और पूरा ग्रुप जो होता है मेथड के साथ वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, व्हाट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डिफाइन सुपर क्लास एंड सब क्लास रिलेशनशिप, इसमें सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशनशिप किसके अंदर डिफाइन किया जाता है। व्हाट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डिफाइन सुपर क्लास एंड सब क्लास रिलेशनशिप, तो इसका आंसर आपका होएगा
इनहेरिटेंस होगा, ठीक है।